हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पैसिव वॉइस के टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं और पैसिव वॉइस में हम आज पास्ट टेंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो के ज़रिए हम एक ट्रिक को सीखने वाले हैं और इस ट्रिक के ज़रिए आप सिर्फ और सिर्फ पास्ट टेंस के सभी एक्टिव सेंटेंसेस को सिर्फ देख कर ही उसका पैसिव वॉइस बनाना सीख लेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले हम इसके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं और वो बेसिक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आखिर एक्टिव और पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस किस तरीके के सेंटेंस होते हैं और किस तरीके के वाक्य हमें हिंदी में और इंग्लिश में दिए जाते हैं, क्योंकि यही एक ऐसा पॉइंट है जिसमें मैंने अक्सर स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज होते हुए देखा है। तो याद रखिएगा, एक्टिव वॉइस में आपको उस तरीके के वाक्य मिलते हैं जिसमें सब्जेक्ट, जिसको हम हिंदी में कर्ता कहते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और इस तरीके के वाक्य में सब्जेक्ट के बारे में यानी कर्ता के बारे में ज़रूर बताया जाता है और दिए गए वाक्य में ये मौजूद ज़रूर होता है। जैसे ही वॉज टीचिंग दैम एट दैट टाइम। अब इस वाक्य की अगर हम हिंदी बनाएं तो इसका हिंदी होगा कि वह उन्हें उस वक्त पढ़ा रहे थे। ठीक है ना। अब इस सेंटेंस में अगर हम अपने सब्जेक्ट को ढूंढने जाएं तो हमें मालूम चलेगा कि इस वाक्य में जो हमारा सब्जेक्ट है वो है ही, क्योंकि यहाँ पढ़ाने का काम ही के द्वारा हो रहा है। ठीक है ना। वहीं अगर हम पैसिव वॉइस के सेंटेंस को डिस्कस करें तो उस तरीके के वाक्य जिसमें सब्जेक्ट नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है, तो उस तरीके के वाक्य पैसिव वॉइस के सेंटेंस होते हैं। अब ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कस कर ले कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो कई बार मैंने स्टूडेंट को ऑब्जेक्ट के बारे में भी कन्फ्यूज देखा है, क्योंकि दिए गए वाक्य में वो ऑब्जेक्ट को पहचान नहीं पाते हैं। तो जब भी आप दिए गए वाक्य में ऑब्जेक्ट को नहीं पहचान पाएँ तो आपने बस सिंपली एक ही काम करना है, दिए गए वाक्य में जो भी वर्ब है, जो भी काम हो रहा है उसके साथ आपने कुछ प्रश्न पूछना, जैसे कि क्या, किसे, किसको या किसकी, और इन प्रश्न के उत्तर में जो भी आपको उत्तर मिलता है अक्सर वही हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो मैंने बताया कि पैसिव वॉइस उस तरीके के वाक्य होते हैं जिसमें सब्जेक्ट नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है और इसीलिए इस तरीके के वाक्य में सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट ना होने के कारण कई बार सब्जेक्ट को लिखा तक नहीं जाता है, और अगर इसको लिखा भी जाता है तो इंग्लिश में इसे यानी कि सब्जेक्ट को बाय के साथ लिखा जाता है। उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं, यहाँ पे सेंटेंस है दे वर बीइंग टॉट एट दैट टाइम। अब इस वाक्य की हिंदी बनाई जाए तो इस वाक्य की हिंदी बनेगी कि उन लोगों को उस वक्त पढ़ाया जा रहा था। अब हम यहाँ ढूंढे कि हमारा यहाँ सब्जेक्ट कौन है, तो हमें सब्जेक्ट नहीं मालूम चल रहा है, हमारे इस वाक्य में सब्जेक्ट है ही नहीं, क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है ये सब्जेक्ट। तो इंपॉर्टेंट क्या ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट। तो भाई किसको पढ़ाया जा रहा था, तो जवाब मिलेगा उनको, यानी कि दे। ठीक है ना। तो इस तरीके के वाक्य में मैंने अक्सर स्टूडेंट को कन्फ्यूज होते देखा है कि क्योंकि यहाँ पे शुरुआत में दे आ रहा है ना, दे वर बीइंग टॉट एट दैट टाइम, तो कई बार स्टूडेंट ये कहते हैं कि भाई ये दे ही हमारा सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे दे हमारा सब्जेक्ट नहीं है। तो सब्जेक्ट कौन है, हम इसी के दूसरे तरीके से भी सेंटेंस को लिख सकते हैं और उसको देखते हैं कि हमारा इसमें सब्जेक्ट कहाँ मिलेगा। देखिए दूसरा सेंटेंस है दे वर बीइंग टॉट बाय हिम एट दैट टाइम। तो यहाँ जो बाय हिम आ रहा है ना, ये बाय हिम, ये हिम हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पे। ठीक है ना। और दे हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, क्योंकि मैंने बताया था कि अगर हम सब्जेक्ट को लिखते भी हैं तो पैसिव वॉइस में हम बाय के साथ लिखते हैं, तो यहाँ पे इसे बाय के साथ लिखा जा रहा है। तो इस तरीके से एक्टिव वॉइस के सेंटेंस और पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस के बारे में जरूर आप लोगों का जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने क्लास में, जिसका नाम है अंग्रेजी ज्ञान ऑनलाइन। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में सेंटेंसेस को चेंज करना है तो सबसे पहले आपको केस की नॉलेज होनी चाहिए। और यहाँ हम सिर्फ तीन केस को यानी कि नॉमिनेटिव, पॉजिटिव और ऑब्जेक्टिव केस को डिस्कस करेंगे, क्योंकि यही तीन केस है जिसकी जरूरत हमें आज के टॉपिक में है। फर्स्ट पर्सन आई और वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, सी और दे के नॉमिनेटिव, पॉजिटिव और ऑब्जेक्टिव केस को हमने याद करना है, समझना है। ठीक है ना। तो जब भी आपसे ये कहा जाएगा कि भाई आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, तो आपको याद होना चाहिए कि मी है। जब भी आपसे पूछा जाएगा ही का पॉजिटिव केस क्या है, तो ये है हिज, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है ना। तो आइए एक एक करके फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के सभी केस को तीनों केस को यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट पर्सन आई जो है वो नॉमिनेटिव केस में होता है, इसका पॉजिटिव केस माई होता है और ऑब्जेक्टिव केस मी होता है। वी हमारा जो फर्स्ट पर्सन है वो भी नॉमिनेटिव केस में होता है, इसका पॉजिटिव केस आवर होता है और ऑब्जेक्टिव केस अस होता है। सेकंड पर्सन की बात की जाए तो यू जो है वो नॉमिनेटिव केस में होता है, पॉजिटिव केस का योर होता है और ऑब्जेक्टिव केस का यू होता है। थर्ड पर्सन ही नॉमिनेटिव केस में होता है, इसका पॉजिटिव केस हिज होता है और ऑब्जेक्टिव केस का हिम होता है। थर्ड पर्सन सी नॉमिनेटिव केस में होता है, इसका पॉजिटिव केस हर होता है और इसका ऑब्जेक्टिव केस भी हर ही होता है।
दे जो हमारा थर्ड पर्सन है ये नॉमिनेटिव केस में होता है, इसका पॉजिटिव केस देर होता है और इसका ऑब्जेक्टिव केस देम होता है। तो आपको ये बिल्कुल ये जो केस है ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। मैं तो कहूँ कि आप इनको अच्छे तरीके से रट लीजिए, क्योंकि आज के जिस टॉपिक को मैं आपको बताने वाला हूँ, जिस ट्रिक को मैं बताने वाला हूँ, जिस तरीके के सेंटेंसेस को आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में सेंटेंस को चेंज करने के लिए, उसमें आपको बार बार केस का जिक्र मिलेगा और बार बार इसकी आपको जरूरत पड़ेगी मोटे तौर पर। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपको समझना क्या है। मोटे तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, एक ट्रिक दे रहा हूँ, और वो ये कि जब भी आपको दिए गए सेंटेंस में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में सेंटेंस को चेंज करने के लिए कहा जाएगा, तो वहाँ पे मोटे तौर पे आपने करना क्या है ट्रिक के तौर पे, कि आपको जो भी ऑब्जेक्टिव केस में मिल जाए पर्सन, सिंपली आपने उसे नॉमिनेटिव केस में चेंज कर देना है। यानी कि अगर आपको सेंटेंस में मी मिले तो आपने उसको आई में चेंज कर देना है, और अगर आपको नॉमिनेटिव केस का कोई भी पर्सन मिल जाए जो कि नॉमिनेटिव केस में, तो आपने सिंपली उसको ऑब्जेक्टिव केस में चेंज कर देना है। यानी कि अगर आपको सी मिल जाए तो आपने उसको हर में चेंज कर देना है, ठीक है ना। तो ये ट्रिक है जिसको आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए। लेकिन बात करें पॉजिटिव केस की, तो पॉजिटिव केस में अगर आपको मिल जाए सेंटेंस में, तो आपने उसको चेंज नहीं करना, वो वैसे का वैसा रहेगा। और अगर आपको ऑब्जेक्ट के तौर पे मिल जाएगा एनिमल या थिंग्स, जैसे कि बुक, न्यूज़पेपर, डॉग, हॉर्स इत्यादि, इनमें से कोई मिल जाए तो आपने उसे भी चेंज नहीं करना है, ठीक है ना। तो आइए इन सब चीज़ों को सीखने के बाद मैं डिस्कस करता हूँ आपसे उस ट्रिक के बारे में जिसके बारे में मैं आपसे कह रहा था कि अगर आप इस ट्रिक को सीख गए तो आप दिए गए वाक्य को सिर्फ और सिर्फ देखकर एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करना सीख जाएंगे। तो इस ट्रिक को मैं कहता हूँ अंग्रेजी ज्ञान स्मार्ट ट्रिक, ठीक है ना। इस स्मार्ट ट्रिक को समझाने के पहले मैं बता दूं कि इस ट्रिक का यूज़ आपने सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंसेस में करना है, ठीक है ना। तो याद रखिए, जब भी आपको दिए गए वाक्य में पास्ट टेंस में से कोई भी, चाहे पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस मिले, पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस मिले या पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस मिले, तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए, पॉजिटिव सेंटेंसेस की बात कर रहा हूँ, उनको चेंज करने के लिए हर बदलते हुए टेंस के साथ, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट के वक्त, पास्ट कंटिन्यूअस के साथ वक्त और पास्ट परफेक्ट के साथ आपने अलग अलग टेंस को, यानी कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हो, तो अलग अलग रूल को याद नहीं करना है। बस आपने सिर्फ एक ही रूल याद करना है, एक ही ट्रिक याद करना है, और वो ट्रिक है ये, ठीक है ना। तो है बड़ा आसान, यानी कि सिर्फ एक ट्रिक याद करिए और ये सारे टेंसेस में, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट में आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आइए इसको समझते हैं। तो जब भी आपको पास्ट टेंस का कोई भी सेंटेंस मिल जाए एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए, तो आपने उस दिए गए सेंटेंस में सबसे पहले उसको पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए सबसे पहले आपने वहाँ पर ऑब्जेक्ट को लिखना है। और याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट को आप नॉमिनेटिव केस में लिखेंगे। पॉइंट नंबर 2 में उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे, उसके बाद आप मेन वर्ब को लिखेंगे। और याद रखिएगा, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हो तो आपने सिर्फ और सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है और किसी भी वर्ब की फॉर्म का आपने इस्तेमाल नहीं करना है। पॉइंट नंबर 4 में आपने बाई प्लस सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है, और याद रखिएगा सब्जेक्ट आपका हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा। और सबसे आखिर में आपको लिखना रिमेनिंग, यानी कि इन पॉइंट्स के बाद जो कुछ भी बच जाए। अब समझिएगा इस ट्रिक को बड़े आराम से कि मैं आखिर कहना क्या चाहता हूँ। याद रखिएगा, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि चाहे वो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस हो, पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस हो या पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस हो, जो कि आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए कहा जा रहा है, तो आपने क्या करना है, हर बदलते हुए टेंस के साथ अलग अलग रूल याद नहीं करना। मैंने कहा सिर्फ आपको यही ट्रिक याद करना है, यही रूल याद करना है, बिल्कुल यही रूल याद करना है। आपको ऑब्जेक्ट पॉइंट नंबर 1 में ही लिखना है, पॉइंट नंबर 3 में आपने मेन वर्ब को लिखना, वर्ब की थर्ड फॉर्म को, पॉइंट नंबर 4 में आपने बाई प्लस सब्जेक्ट को लिखना, आखिर में आपने रिमेनिंग को ही लिखना है। लेकिन सिर्फ अगर आप बदलेंगे हर एक बदलते हुए टेंस के साथ, तो आपने सिर्फ एक ही चीज़ को बदलना है, और वो है हेल्पिंग वर्ब। यानी कि अगर किसी तरीके से हमें ये मालूम चल जाए कि भाई हमारा एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते वक्त उस दिए गए सेंटेंस में हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, तो फिर तो बड़ा आसान है। फिर तो आप देखकर ही उस सेंटेंस को देखकर ही एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। तो आज का पूरा वीडियो इसी ट्रिक को समझना है। आइए समझते हैं इस ट्रिक को। इसलिए इस ट्रिक को मैं एक और नाम से पुकारता हूँ, और वो नाम है सारा खेल हेल्पिंग वर्ब का। जी बिल्कुल, सारा खेल हेल्पिंग वर्ब का। यानी कि अगर आपको हेल्पिंग वर्ब के बारे में नॉलेज आ गई, तो आपने पूरे के पूरे इन सेंटेंस को देख कर ही बिल्कुल एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज कर देना है बड़े आराम से। पास्ट इंडेफिनिट टेंस
के बारे में मोटे तौर पर डिस्कस कर लिया जाए। सबसे पहले एक्टिव वॉइस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जैसे कि आपको मालूम है पॉजिटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलती है और नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलती है। तब आपने अब करना क्या है, देखिएगा आपको दिए गए सेंटेंस में, यानी कि अगर सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हो तो आपने करना क्या है, जब आप उस सेंटेंस को देखेंगे और अगर आपको उस दिए गए सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म मिल जाए एक्टिव वॉइस में, ठीक है ना, क्वेश्चन में, तब आपने जब उसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो आपने वहां वर्ब की सेकंड फॉर्म को देखते ही आपने क्या करना है, वहां हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज करना है वाज और वर को, ठीक है ना। और बाकी रूल तो आपको मालूम ही है, मैं तो आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, थर्ड में आपके वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, उसके बाद आपको बाय प्लस सब्जेक्ट लिखना है और उसके बाद आपको रिमेनिंग लिखना है। सिर्फ हमें हेल्पिंग वर्ब नहीं मालूम था तो हमें ये मालूम हो गया हेल्पिंग वर्ब कि पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस में जब भी हमें पॉजिटिव सेंटेंस मिल जाए, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म मिल जाए, तो वहाँ हमने सिर्फ और सिर्फ वाज और वर का प्रयोग करना है पैसिव वॉइस में चेंज करते हुए इसको हेल्पिंग वर्ब के तौर पे। और अगर डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको सेंटेंस में मिल जाए तो आपने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे पैसिव वॉइस में वाज या वर के साथ नॉट का प्रयोग कर देना है। बस सिंपल इतना ही, ठीक है ना। आइए इस ट्रिक को यूज करते हैं एक सेंटेंस में और देखते हैं इसको कि किस तरीके से इस तरीके के सेंटेंस को हम सिर्फ देखकर ही एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए पहला सेंटेंस है, ये है ही हेल्प मी लास्ट ईयर, ठीक है ना। यहाँ लिखा हुआ है ही हेल्प मी लास्ट ईयर, तो ही हेल्प मी लास्ट ईयर अगर आप इस सेंटेंस को देखेंगे तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, ठीक है ना। और आप देखिए इस सेंटेंस में मैंने क्या बताया था कि आपको यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म मिल जाएगी, ये देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म मिल गई हेल्प्ड। तो मैंने क्या कहा था, अगर आपको दिए गए सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म मिल जाए सब्जेक्ट के साथ, और सब्जेक्ट है हमारा ही, तो जैसे ही हमें सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म मिल गई तो मैंने क्या बताया था कि अगर आपको पैसिव एक्टिव वॉइस में वर्ब की सेकंड फॉर्म मिल जाए तो पैसिव वॉइस में जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो यूज़ करना आपको या तो वाज या तो वर का, ठीक है ना। तो हम इस सेंटेंस को सिर्फ देखकर ये समझ गए कि हमारा भाई यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में चेंज करते हुए वाज या वर होगा, और बाकी तो रूल हमें मालूम ही है, वो रूल क्या है आइए उसको डिस्कस करते हैं। तो मैंने बताया सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, तो इस दिए गए सब्जेक्ट में हमारा ऑब्जेक्ट कौन है, मी, लेकिन मैंने क्या बताया था आपको ऑब्जेक्ट को नॉमिनेटिव केस में लिखना है। तो मी का अगर हम केस देखेंगे तो मी जो है वो ऑब्जेक्टिव केस में, लेकिन इसे लिखना है हमें नॉमिनेटिव केस में। तो ये ऑब्जेक्ट जो मी है इसका नॉमिनेटिव केस क्या हो जाएगा, इसका नॉमिनेटिव केस हो जाएगा आई। तो सबसे पहले आपको आई को लिखना है, ठीक है ना। तो हमने सबसे पहले ऑब्जेक्ट के तौर पे यहाँ आई को लिख दिया, फिर रूल में हमें क्या मालूम है, उसके बाद हमने क्या यूज़ करना है, हेल्पिंग वर्ब को। और हेल्पिंग वर्ब तो मैं आपको बता चुका, या तो वाज का यूज़ करेंगे या वर का, और आई के साथ हम क्या हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, आई के साथ हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे वाज का, ठीक है ना। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 में मैंने बताया था कि आपको मेन वर्ब का इस्तेमाल करना, और मैंने बताया था कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते वक्त सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए हम यहाँ देखते हैं हमारा मेन वर्ब जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, कि जो हमें वर्ब दिया गया है वो है हेल्प, लेकिन हम हेल्प या हेल्प को यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हमें इसका थर्ड फॉर्म यूज़ करना है, इसलिए हमने इसको यहाँ पे लिखना है हेल्प्ड। तो यहाँ तक हमारा जो आंसर बना वो बना आई वॉज हेल्प्ड, ओके। उसके बाद हमें क्या लिखना है, बाय प्लस सब्जेक्ट को। तो आइए लिखते हैं सबसे पहले बाय, उसके बाद लिखते हैं सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट कौन है हमारा, सब्जेक्ट है यहाँ पे ही, लेकिन मैंने क्या बताया था सब्जेक्ट को आपने ऑब्जेक्टिव केस में लिखना। अब देखिए यहाँ पे जो सब्जेक्ट है हमारा ही, ये किस केस में, अगर आप केस को देखेंगे तो ही जो है नॉमिनेटिव केस में, लेकिन हमें तो ये ऑब्जेक्टिव केस में चाहिए, इसलिए हम इसको यूज़ नहीं कर सकते, ही को नहीं यूज़ कर सकते। तो हमने सब्जेक्ट ही का ऑब्जेक्टिव केस ढूंढना है और ऑब्जेक्टिव केसेस का बन जाएगा हिम। लेकिन क्या हम सिर्फ हिम लिखेंगे, नहीं, हम इसके साथ बाय भी जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा बाय हिम, ओके। तो यहाँ तक ये सिलसिलेवार ढंग से स्टेप बाय स्टेप हमने सीख लिया। सबसे आखिर में हमें क्या लिखना है, रिमेनिंग को। इस पूरे सेंटेंस में देखिए ही हेल्प मी लास्ट ईयर, इस पूरे सेंटेंस में जो हमारा बचा रह गया रिमेनिंग के तौर पे वो बचा रह गया लास्ट ईयर, तो मैंने इसको यहाँ लिख दिया इस तरीके से। ये जो सेंटेंस है ही हेल्प मी लास्ट ईयर, ये ही हेल्प मी लास्ट ईयर, इस एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का जो पैसिव वॉइस बनेगा वो बनेगा आई वॉज हेल्प्ड बाय हिम लास्ट ईयर, और यही मैंने यहाँ लिख दिया है, ठीक है ना। तो देखा बड़े ही आराम से हमने इस सेंटेंस को सिर्फ देखकर, यानी कि ही हेल्प मी लास्ट ईयर, इस सेंटेंस को सिर्फ देखकर ही इस वाक्य को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बनाना सीख लिया। क्योंकि मैंने बताया सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हुए हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा उसको पता करना है। बाकी तो मैं आपको ऑलरेडी स्मार्ट ट्रिक दे चुका हूँ, उस स्मार्ट ट्रिक का यूज़ करते हुए आप इसी तरीके के बाकी सारे पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंसेस को। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने
दूसरे ट्रिक को सीखते हैं, और दूसरा ट्रिक है हम पास्ट कंटिन्यूस के सेंटेंस को किस तरीके से देखेंगे। याद रखिएगा, अगर आपको पास्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस मिलेगा तो आप जानते हैं कि मोटे तौर पे मैं आपको बता दूं कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस में आपको किस तरह के सेंटेंस मिलते हैं। पास्ट कंटिन्यूस के सेंटेंस में आपको एक्टिव वॉइस में इस तरह के सेंटेंस मिलते हैं जिसमें वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी तो जरूर ही मिलेगी। तो आपने क्या करना है, दिए गए सेंटेंस में जब आप देखेंगे कि भाई वाज और वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल रही है, तो आपने क्या करना है, आपने पैसिव वॉइस में चेंज करते वक्त सेम कैटेगरी हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। सेम कैटेगरी हेल्पिंग वर्ब का यूज यानी कि अगर क्वेश्चन में मान लीजिए कि वाज दिया गया है लेकिन एक्टिव वॉइस में, और जब आप उसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो पैसिव वॉइस में चेंज करते वक्त आपने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। हो सकता है कि क्वेश्चन में आपको वाज मिल जाए और जब आप उसका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करें तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वो वर्ब बन सकता है। तो आपने बस इतना ही करना है, सेम कैटेगरी का हेल्पिंग वर्ब यानी कि वाज और वर्ब में से किसी एक का इस्तेमाल करना है पैसिव वॉइस में चेंज करते अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, और उसके बाद पैसिव वॉइस में आपने क्या करना है, उसी सेम कैटेगरी के हेल्पिंग वर्ब के साथ बस आपने एक और काम करना है और वो है बीइंग को आपने वहां इस्तेमाल करना है। तो मैंने ये क्या बताया, इसको मैं आपको और भी बेहतर तरीके से समझने के लिए एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि सेम कैटेगरी हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट मैंने क्या कहा, ये आप अच्छी तरह से समझ सके। मैंने कहा कि अगर आपको दिए गए सेंटेंस में वाज या वर मिल जाए और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी मिल जाए, तो आपने करना क्या है, वहां आपने वाज या वर में से किसी एक का इस्तेमाल करते हुए बीइंग का इस्तेमाल करना है। पहले हम पॉजिटिव नेगेटिव में इसको समझ लेते हैं, फिर एग्जांपल के जरिए समझेंगे। और अगर आपको वाज या वर के साथ अगर नॉट मिल जाए, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल जाए, तो आपने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब में पैसिव वॉइस में आपको पैसिव वर्ब के तौर पे आपको पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब के तौर पे आपने वाज नॉट या वर नॉट के साथ बीइंग का इस्तेमाल करना है। ठीक है ना। अब मैं आपको यहां बताऊंगा कि भाई बीइंग को यहाँ यूज़ करने का एक मैं ट्रिक बता दूं, जिससे कि आप कभी नहीं भूलेंगे कि भाई यहाँ पे बीइंग का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है। अगर आप पास्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंस को देखेंगे एक्टिव वॉइस में, तो आप देखेंगे यहाँ मेन वर्ब के तौर पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आती, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो याद रखिएगा, क्योंकि एक्टिव वॉइस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ रही है ना, तो पैसिव वॉइस में जब हम इस सेंटेंस को चेंज करेंगे तो हमने जो भी हेल्पिंग वर्ब हमें वहां मिलेगा, यानी कि वाज या वर में से किसी एक को इस्तेमाल करना है, उसके साथ भी हमने आईएनजी का प्रयोग करना है। ये ट्रिक के तौर पे बता रहा हूं आपको, ठीक है ना। तो आईएनजी का प्रयोग करना है, तो आईएनजी कैसे यूज करेंगे, आपने सिर्फ बी लिख देना और उसके साथ आईएनजी लिख देना है बस, तो वो क्या बन जाएगा, बीइंग। इस तरीके से आप कभी भी नहीं बोलेंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंस में वाज और वर के साथ, क्योंकि बीइंग एक्टिव वॉइस में आ रहा है, तो पैसिव वॉइस में भी जब हम चेंज करेंगे तो वाज और वर के साथ भी हमने आईएनजी का ही प्रयोग करना है, लेकिन वो मेन वर्ब में नहीं, उसी हेल्पिंग वर्ब में, और वो क्या बन जाएगा, बीइंग। ठीक है ना। तो आइए इन सब चीज़ों को सीख लेने के बाद हम इसके एग्जाम्पल के जरिए इसको समझेंगे कि भाई पास्ट कंटिन्यूअस के जब आपको सेंटेंस मिल जाएंगे तो आपने किस तरीके से उसको यूज़ करना है, और आप और बेहतर तरीके से समझ जाएंगे कि मैंने सेम कैटेगरी हेल्पिंग वर्ब क्या बताया है। ठीक है ना। तो ये रूल तो आपको इसके लिए याद होना ही पड़ेगा। तो देखिए यहाँ सेंटेंस है, दे वर टीचिंग हिम एट दैट टाइम। इस सेंटेंस में आप देखिए वर आ रहा है और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ रही है, और मैंने यही बताया कि आपको वाज या वर में से कोई एक मिलेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी मिलेगी। तो आपने क्या करना है, इस सेंटेंस को देखकर ही आपने अंदाजा लगा लेना है कि सेम कैटेगरी हेल्पिंग वर्ब यानी कि वाज या वर में से किसी एक का इस्तेमाल करना है, प्लस में बीइंग लगाना है ना। तो देखिए इस रूल में हमने क्या बताया था, सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को लिखना है। इस पूरे वाक्य में ऑब्जेक्ट देखेंगे, ऑब्जेक्ट है हमारा हिम, लेकिन हिम क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस में और हमें इसका नॉमिनेटिव केस चाहिए, इसलिए हिम को हमने बदल दिया ही में। अब पॉइंट नंबर 2 में हम क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब मिला तो हमें वर, लेकिन यहाँ पे ये ही है ना, ये ऑब्जेक्ट ही है, तो मैंने क्या बताया था, अब ही के अकॉर्डिंग यानी कि ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने सेम कैटेगरी हेल्पिंग वर्ब को यूज करना है। अब सेम कैटेगरी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे या तो वाज का यूज कर सकते हैं या वर का यूज कर सकते हैं। अब दिए गए सेंटेंस में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने वर लिखा, लेकिन यहाँ पे ही क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट है और ही के साथ हम वाज लगाते हैं, इसलिए हम वाज लिखेंगे, यहाँ वर नहीं लिखेंगे, यहाँ हमने वाज का यूज करना है। और क्योंकि ये यहाँ पर क्योंकि मैंने बताया था कि एक्टिव वॉइस में भी आपको देखिए आईएनजी फॉर्म मिल रहा है, तो पैसिव वॉइस में भी आपने हेल्पिंग वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग करना है, तो बी प्लस आईएनजी हो गया बीइंग। तो यहाँ तक आंसर बन गया हमारा ही वॉज बीइंग। ठीक है ना। इसके बाद हमने क्या यूज़ करना होता है, इसके बाद हमने वर्ब के थर्ड फॉर्म को यूज़ करना होता है। यहाँ वर्ब हो रहा है टीचिंग, काम हो रहा है यहाँ पे पढ़ाने का, टीच की इंग्लिश होती है, टीच की जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है टॉट, तो मैंने यहाँ लिख दिया टॉट। उसके बाद हमने बाय प्लस सब्जेक्ट को लिखना है, बाय मैंने यहाँ लिख दिया। उसके बाद हमने सब्जेक्ट को लिखना, सब्जेक्ट है हमारा दे, लेकिन दे क्योंकि नॉमिनेटिव केस में है और मैंने क्या होता था, सब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्टिव केस में लिखना है, तो दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, दे का ऑब्जेक्टिव केस होता है देम, इसलिए मैंने इसको लिख दिया बाय देम। यहाँ तक दे वर टीचिंग हिम एट दैट टाइम का जो आंसर बना ये बना ही वॉज बीइंग टॉट बाय देम। और उसके बाद हम सबसे आखिर में क्या लिखते हैं, सबसे आखिर में लिखते हैं रिमेनिंग, और रिमेनिंग बच रहा है एट दैट टाइम, जो कि मैंने यहाँ लिख दिया। इस तरीके से ये पूरा जो सेंटेंस है, दे वर टीचिंग हिम एट दैट टाइम, इसका एक्टिव वॉइस से जो पैसिव वॉइस बन गया सिर्फ देख कर जिसको हमने बना लिया, और वो बना है ही वॉज बीइंग टॉट बाय देम एट दैट टाइम। ठीक है ना। तो आपने सिर्फ और सिर्फ
दिए गए एक्टिव वॉइस को देखना है और ये समझना है कि उसमें हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस बनाते वक्त क्या यूज़ करना है। बाकी तो ट्रिक मैं आपको बता चुका हूँ, उसी रूल को यूज़ करना है। यानी सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लिखना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म को लिखना है हेल्पिंग वर्ब के बाद, फिर बाय प्लस सब्जेक्ट को लिखना है और फिर रिमेनिंग को लिखना है। और सिर्फ आपको हेल्पिंग वर्ब को ही जानने की कोशिश करनी है सेंटेंस को देखकर सिर्फ, ठीक है ना। इस तरह से दूसरे सेंटेंस को देख लेते हैं। दूसरा सेंटेंस है ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट येस्टरडे। अब हम यहाँ देख रहे हैं वॉज का यूज़ है और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज़ है। तो मैंने क्या बताया था, अगर आपको ये कंडीशन मिल जाए तो आपने क्या करना है, आपने हेल्पिंग वर्ब के तौर पे पैसिव वॉइस में वाज बीइंग या वर बीइंग में से एक का इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। क्योंकि अब हमें इस दिए गए सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब मालूम चल गया कि पैसिव वॉइस में चेंज कर दे क्या हेल्पिंग वर्ब यूज करना है हमने। तो भाई इसका रूल तो हम ऑलरेडी जानते हैं, जो कि मैं आपको स्मार्ट ट्रिक के तौर पे बता चुका हूं। और वो स्मार्ट ट्रिक क्या है, वो स्मार्ट ट्रिक के सबसे पहले आपने ऑब्जेक्ट को लिखना है। ऑब्जेक्ट में क्या है, क्रिकेट, तो मैंने इसको लिख दिया यहाँ पे। और हेल्पिंग वर्ब के तौर पे मैंने बताया या तो वाज बीइंग या वर बीइंग, क्रिकेट के साथ हमने वाज बीइंग का यूज़ करना है, ये मैंने यहाँ लिख दिया। उसके बाद हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म देखना है। यहाँ पे जो वर्ब दिया गया है प्लेइंग और इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी प्लेड। उसके बाद हमने बाय प्लस सब्जेक्ट देखना है, लिखना है यहाँ पे बाय प्लस सब्जेक्ट को, बाय ये मैंने लिख दिया और सब्जेक्ट हमारा क्या है ही। लेकिन ही क्योंकि नॉमिनेटिव केस में और हमें ये चाहिए ऑब्जेक्टिव केस में, तो ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है इसका हिम, ठीक है, मैंने इसको लिख दिया। आखिर में हम रिमेनिंग लिखेंगे, रिमेनिंग बच गया येस्टरडे, जो मैंने इसको यहाँ लिख दिया। इस तरीके से सिर्फ देख कर ही हम ये समझ गए कि ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट येस्टरडे। जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस उसका आंसर क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड बाय हिम येस्टरडे, ठीक है ना। बड़ा आराम है, बड़ा आसान है, बड़ी आसानी से आप इस तरीके के सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। आइए अब इसका नेगेटिव सेंटेंस को देख लें। यहाँ दिया गया है आई वॉज नॉट प्रिपेयरिंग असाइनमेंट एट दैट टाइम। इस सेंटेंस में देखिए वॉज आ रहा, नॉट आ रहा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ रही। तो इसको देखने के बाद हम क्या समझ गए कि भाई पैसिव वॉइस में जब इसको चेंज करेंगे तो यहाँ पे हमें पैसिव वॉइस में चेंज करते हुए वक्त जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है वो या तो होगा वॉज नॉट बीइंग या वर नॉट बीइंग, ठीक है ना। क्योंकि हम हेल्पिंग वर्ब को समझ चुके हैं तो भाई बाकी स्मार्ट ट्रिक तो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। आइए उस स्मार्ट ट्रिक का यूज़ करते हैं और इस सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। तो भाई यहाँ पे हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, ऑब्जेक्ट है हमारा असाइनमेंट, जो कि मैंने यहाँ लिख दिया। उसके बाद मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ इस सेंटेंस को सिर्फ देख कर हम अंदाजा लगा चुके हैं, या तो यहाँ वाज नॉट बीइंग या वर नॉट बीइंग का इस्तेमाल करना है हेल्पिंग वर्ब के तौर पे, क्योंकि असाइनमेंट है यहाँ पे सिर्फ, तो असाइनमेंट सिंगुलर है तो हमने यहाँ पे वाज नॉट बीइंग का यूज़ करना है हेल्पिंग वर्ब के तौर पे, मैंने वो कर दिया। उसके बाद हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ लिखना है। यहाँ पे प्रिपेयर जो है हमारा वर्ब है, प्रिपेयर की थर्ड फॉर्म जो होती है वो होती है प्रिपेयर्ड, तो मैंने इसको यहाँ लिख दिया। उसके बाद हमें लिखना होता है बाय प्लस सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट है हमारा आई, तो बाय के साथ मैंने आई को लिखना है। ये तो हम आई को लिखना है, ये तो हम जानते हैं कि हमें आई को नहीं लिखना है। क्यों, क्या लिखना है, क्योंकि सब्जेक्ट जो होता है वो हमारा ऑब्जेक्टिव केस में होता है, इसलिए आई का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो होता है मी, हमने उसको लिखना है, ना कि आई को लिखना है, ठीक है ना। इसके बाद हमें क्या लिखना है, सबसे आखिर में हमें लिखना है रिमेनिंग को। रिमेनिंग में क्या बचा रहेगा, एट दैट टाइम, और ये मैंने यहाँ लिख दिया। इस तरीके से ये जो पूरा वाक्य है आई वॉज नॉट प्रिपेयरिंग असाइनमेंट एट दैट टाइम, इस एक्टिव वॉइस का सेंटेंस से देख कर जो हमने समझ लिया कि इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, तो वो होगा असाइनमेंट वॉज नॉट बीइंग प्रिपेयर्ड बाय मी एट दैट टाइम, ठीक है ना। तो बड़े आराम से हमने इस वाक्य को भी एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करना सीख लिया, सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस को देखकर। आइए आखिरी वाक्य को भी देख लेते हैं। आखिरी वाक्य ही वाज नॉट वाचिंग मूवी यस्टरडे। फिर देखिए यहाँ पे वाज आ रहा है, नॉट आ रहा, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ रही, तो इसको देखकर हम अंदाजा लगा चुके हैं कि भाई पैसिव वॉइस में जब इसको चेंज करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हमने यहाँ तो वाज नॉट बीइंग या वर नॉट बीइंग का इस्तेमाल करना। और जब हम इसके हेल्पिंग वर्ब को समझ चुके हैं तो भाई बाकी रूल तो हमारे पास ऑलरेडी है, और वो रूल क्या है, सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट लिखना है। इस सेंटेंस को पढ़ेंगे तो हमें ही वाज नॉट वाचिंग मूवी यस्टरडे, तो हमें मालूम चलेगा यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है मूवी, तो मैंने इसको लिख दिया यहाँ पे। उसका हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हमने वाज नॉट बीइंग या वर नॉट बीइंग को लिखना है। मूवी यहाँ पे सिंगुलर जो है, यहाँ ऑब्जेक्ट है, तो हमने क्या करना है, वाज नॉट बीइंग को लिखना है, ये मैंने लिख दिया। उसके बाद हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म को लिखना है। यहाँ पे जो वर्ब हो रहा है वो है वॉच, वॉच की थर्ड फॉर्म हो जाएगी वॉच, जो मैंने यहाँ लिख दिया। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म के तुरंत बाद आप जानते हैं कि हम लिखते हैं बाय प्लस सब्जेक्ट को, लेकिन सब्जेक्ट होना चाहिए हमारा ऑब्जेक्टिव केस में। और यहाँ पे जो हमें ही मिल रहा है, ये ही मिल रहा है हमें नॉमिनेटिव केस में। और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था शुरुआत में कि अगर आपको मोटे तौर पे मैंने ट्रिक के तौर पर बताया था कि अगर नॉमिनेटिव केस में मिल रहा है तो ऑब्जेक्टिव केस में बदल दो, ऑब्जेक्टिव केस में तो नॉमिनेटिव केस में बदल दो। तो ये नॉमिनेटिव केस में हमने इसको ऑब्जेक्टिव केस में बदल दिया, ये हो गया ही का बन गया हिम। और आखिर में रिमेनिंग में के तौर पर जो बचा है वो यस्टरडे, और ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। और इस तरीके से ही वॉज नॉट वॉचिंग मूवी यस्टरडे, इस एक्टिव वॉइस सेंटेंस का पैसिव वॉइस बन जाएगा मूवी वॉज नॉट बीइंग वॉच्ड बाय हिम यस्टरडे। बड़े आराम से हमने इसको भी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना सीख लिया। आइए, जब पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंस को हमने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में सिर्फ देखकर ही चेंज करना सीख लिया, तो पैसिव वॉइस में एक्टिव वॉइस पास्ट परफेक्ट के वाक्य को भी
एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने के ट्रिक को सीख लें। सबसे आसान है ये, याद रखिएगा, सबसे आसान है ये। आपने क्या करना है, आपने मोटे तौर पे तो ये समझ लेना कि भाई एक्टिव वॉइस में पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, ये तो आपको मालूम है। अगर आपको नहीं भी मालूम है फिर भी आपने ये समझ लेना है कि अगर आपको दिए गए सेंटेंस में हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल जाए तो सेम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कर देना, आपको सेम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कर देना, कि हेड का ही यूज़ कर देना और साथ में आपने वहाँ यूज़ करना है सिर्फ और सिर्फ बीन को, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, अगर एक्टिव वॉइस में आपको क्वेश्चन में हेड मिल जाए और हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल जाए तो आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ पैसिव वॉइस में चेंज करते वक्त हेड बीन का यूज़ करना है हेल्पिंग वर्ब के तौर पे, और अगर आपको हेड नॉट मिल जाए तो हेड नॉट बीन का यूज़ करना है। और अगर आपको हेल्पिंग वर्ब के बारे में मालूम चल गया तो बाकी रूल तो मैं आपको ट्रिक के तौर पर बता चुका हूँ। अब अंग्रेजी ज्ञान ट्रिक के तौर पर मैं आपको एक बार बताऊँ कि आपने यहाँ बीन क्यों यूज़ करना है, इसको ट्रिक बता रहा हूं ताकि आप उसको समझ सके। आपको रटना नहीं है, आपको समझ लेना है, बड़े आराम से आप इसको समझ जाएंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस में जब आप पैसिव वॉइस चेंज करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब को तो आपने लिखना ही है, मैंने क्या बताया, सेम हेल्पिंग वर्ब लिखना है, यानी कि हेड है तो हेड ही लिखना है। लेकिन आपने बस यहाँ पर एक ट्रिक याद करना है और वो ट्रिक है बजाना है बीन। तो बजाना है बीन यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब मिल रहा है आपको हेड के साथ आपने सिर्फ बीन लिख देना, BEEN बीन। तो बजाना है बीन यानी कि आपको इस ट्रिक को याद रखना है और आप बिल्कुल बड़े आराम से इसको याद रख पाएंगे हमेशा, कभी भी नहीं भूलेंगे कि भाई एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जो हम पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्य को बदलते हैं तो वहाँ हमें सेम हेल्पिंग वर्ब को लिखते हुए उसके साथ बजाना है बीन यानी कि BEEN बीन का हमने वहाँ इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। तो आइए इसको सीख लेने के बाद हम पास्ट परफेक्ट के सेंटेंसेस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना सीखेंगे। उसके लिए आपको ये ट्रिक, ये रूल याद होना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ एक सेंटेंस है, ही हैड वॉन अ गोल्ड मेडल इन द कंपटीशन। इस सेंटेंस में हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, ऑब्जेक्ट है हमारा ए गोल्ड मेडल, तो मैंने इसको लिख दिया। फिर मैंने क्या बताया कि अब अगर आपको दिए गए सेंटेंस में हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल जाए तो आपने सेम हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करना है, यानी कि हेड का यूज़ करना, साथ में क्या लगाना है, बीन, यानी कि बजाना है बीन। तो मैंने लिख दिया हेड बीन। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि पास्ट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलती है, इसलिए आपको उसी वर्ब की फॉर्म को वहाँ लिख देना, अलग से आपको उसको याद करने की जरूरत नहीं कि इसका वही थर्ड फॉर्म क्या होगा, ऑलरेडी वहाँ थर्ड फॉर्म दे रखा है तो आपने उसी को लिख देना यहाँ पे वन। उसके बाद हम बाय प्लस सब्जेक्ट को लिखेंगे, बाय हमारा ये लिख दिया हमने और ये हमारा सब्जेक्ट है ही, और ही नॉमिनेटिव केस में, लेकिन हमें ऑब्जेक्टिव केस में चाहिए तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है हिम, तो ये हो गया बाय हिम। आखिर में रिमेनिंग को लिखना है, भाई रिमेनिंग क्या बचा रहेगा, तो देखेंगे रिमेनिंग बचा रहेगा इन द कंपटीशन, जो कि मैंने यहाँ लिख दिया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से सिर्फ और सिर्फ देख कर ये वाक्य है, ही हैड वॉन अ गोल्ड मेडल इन द कंपटीशन। इस सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हमने बनाना सीख लिया। वो कैसे देख सीख लिया, सिर्फ और सिर्फ हेड को देखकर और वर्ब की थर्ड फॉर्म को देखकर कि हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा। अब हमारा जो ये आंसर बना वो बन गया ए, यानी कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जो आंसर बना वो बना ए गोल्ड मेडल हैड बीन वॉन बाय हिम इन द कंपटीशन, ठीक है ना। और इसी तरीके से दूसरे और तीसरे वाक्य को देख लें। दूसरा वाक्य, दे हैड लॉस्ट द मैच लास्ट ईयर, यहाँ पे हेड दिया गया है और वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई, तो आपने क्या करना है, सेम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है, साथ में बजाना है बीन, यानी कि बीन का यूज़ करना है। और बाकी रूल तो हमें मालूम है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के तौर पे मैं आपको बता रहा था कि हेड बीन का यूज़ करना है ना। तो आइए सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। हमारे इस वाक्य में जो ऑब्जेक्ट है वो है द मैच, तो मैंने इसको लिख दिया। फिर हम हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब के तौर पर मैं बता चुका हूँ, यहाँ पे आपने हेड बीन का यूज़ करना है, मैंने कर दिया। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज़ करना है, वर्ब जो दिया गया है वही हमारा थर्ड फॉर्म है, तो ये लॉस्ट मैंने यहाँ लिख दिया। फिर बाय प्लस सब्जेक्ट को लिखना है, बाय मैंने ये लिख दिया और सब्जेक्ट हमारा दे है, लेकिन क्योंकि दे नॉमिनेटिव केस में और हमें क्या करना है, सब्जेक्ट को हमें ऑब्जेक्टिव केस में लिखना है, तो भाई दे का जो ऑब्जेक्टिव केस होगा वो क्या होगा, देम, तो मैंने इसको लिख दिया। और आखिर में लिखते हैं रिमेनिंग को, रिमेनिंग में क्या बचा रहा, लास्ट ईयर, तो मैंने इसको यहाँ लिख दिया। इस तरीके से सिर्फ देखकर ही इस वाक्य का जो एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना हमने सीख लिया। वो क्या बना, वो बना द मैच हैड बीन लॉस्ट बाय देम लास्ट ईयर। आइए एक नेगेटिव सेंटेंस को भी डिस्कस कर लें। ये सेंटेंस है, ही हैड नॉट कंप्लीटेड होमवर्क यस्टरडे। इस सेंटेंस में हमने क्या देख लिया, हेड के साथ नॉट देख लिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म देख ली, तो हमने क्या करना है, एक्टिव वॉइस जब पैसिव वॉइस में इसको चेंज करेंगे तो हमने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ हैड नॉट बीन का इस्तेमाल करना है। और जब हेल्पिंग वर्ब सीख गए तो बाकी तो रूल हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, ट्रिक के तौर पर हम जानते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट को। इस वाक्य में जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो है होमवर्क, मैंने इसको यहाँ लिख दिया, क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हमने हैड नॉट बीन का यूज़ करना है, तो मैंने इसको यहाँ लिख दिया। उसके बाद हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म को लिखना है। यहाँ पे आप देखिए इस वाक्य में जो वर्ब दिया गया, थर्ड फॉर्म दिया गया, वो कंप्लीट दिया गया, तो मैंने इसको यहाँ लिख दिया। उसके बाद हमने बाय प्लस सब्जेक्ट लिखना और याद रखना है कि सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए, तो हमारा सब्जेक्ट है ही, जो नॉमिनेटिव केस में इसका ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हिम, तो इसे भी मैंने यहाँ लिख दिया। और आखिर में रिमेनिंग में जो बचा रहा वो बचा रहा यस्टरडे, जो मैंने यहाँ लिख दिया। और इस तरीके से ये वाक्य, ही हैड नॉट कंप्लीटेड होमवर्क यस्टरडे, इस सेंटेंस को सिर्फ देखकर इस एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस हमने बनाना सीख लिया, वो बनाया होमवर्क हैड नॉट बीन कंप्लीटेड बाय हिम यस्टरडे, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने बड़े आराम से आज के इस वीडियो के जरिए वो ट्रिक सीख लिया, जिसके जरिए आप पास्ट टेंस के सभी एक्टिव वॉइस को सिर्फ और सिर्फ देख कर पैसिव वॉइस में बनाना सीख लेंगे। तो हर बार की तरह इस बार भी मैं
कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। मैं चाहूँगा कि आप इन सेंटेंस को देखें, पढ़ें और इन सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करें और इनका आंसर आप जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में लिख दें। और जैसे ही आप इनका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, आपको आपके दिए गए आंसर पर फीडबैक मिल जाएगा। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। थैंक यू वेरी मच। हैव अ ग्रेट डे।